Here we move on to our first panel discussion. And for that, I would like to call upon our moderator, Mr. Surendra Watts, to conduct our first panel discussion, which is going to be on how to differentiate direct selling and unregulated deposit scheme. And we also have a wonderful panelist, ladies and gentlemen. Please put your hands together while I call upon all the panelists on stage. Dr. Sagar Joshi, CMDE Biotorium. Mr. Jitendra Dagar, CMD Jajur 9, requesting all of you to please join me on stage. Dr. Sagar Joshi, can I please have you on stage? Mr. Jitendra Dagar. Well, I can't see. I hope you're walking towards. Okay, great. Ladies and gentlemen, keep your applauses on while I call upon Dr. Tara Prakash Tiwari, CMD, Dr. Nature Wellness Private Limited, Mr. Kamal Narayan Sahu, the founder of K. Narayan Skill Academy, and CMD Yashika Trading and Marketing Private Limited. All right. And also requesting Mr. Devananda Yadav, the CMD of Tercelsius Private Limited. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. J.R. Meena, CMD OK Flip India Private Limited. Can we please have a round of applause for our wonderful panelists, ladies and gentlemen, Mr. Mithun Sadhukan, CMD Natural Health Matters Private Limited, and Mr. Stan Serio, renowned business coach. Mr. Kishore Verma, Secretary, Federation of Direct Selling Association. And lastly, Mr. Sushil Kumar, the co-founder of Network Express. Ladies and gentlemen, while they walk up on stage, can we please have a big round of applause and welcome them? All right, Surendra sir, it's over to you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स स्टेज के ऊपर में हैं। आई थिंक मेरे को सुशील जी को छोड़ के सारे कंपनी एमडीज आपको दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआत में दीपक सर ने बहुत सही बोला कि लीडर्स को इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एमडीज को इकट्ठे करना और भी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा सुशील जी के लिए। और हर किसी का अपना एक बड़ी टीम होती है, बड़ा अपना एक साम्राज्य होता है, और उसके साथ में हर किसी की अपनी ईगो भी होती है। तो उन सबको बैलेंस करना, लेके चलना एक अपने आप में बड़ा टास्क रहता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पैनल डिस्कशन के लिए। आप तैयार हैं ना सभी लोग? डायरेक्ट सेलिंग वाला एक्साइटमेंट है? दैट्स ग्रेट। तो आज हम लोग थोड़ा एजुकेशन की बातचीत करेंगे। दीपक सर ने बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत कर दी है। आपने कुछ फिल्में देखी होंगी जिसमें डबल रोल रहता है, जैसे सीता गीता एक फिल्म आपने देखी होगी, हेमा मालिनी की, बहुत सारी फिल्में रहती हैं। तो उन फिल्म्स में क्या रहता है कि एक ही कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर दो है लेकिन शकल दोनों की सेम है, और उसमें से एक जो थोड़ा अपराधी टाइप का व्यक्ति है, अपराध करता है, बहुत सारे चोरी करता है, कुछ ऐसा काम करता है, और वो निकल जाता है, लेकिन उसी की शकलो सूरत का जो दूसरा शरीफ बंदा होता है वो फंस जाता है। अक्सर होता है ना ऐसा। तो वैसा ही हमारी इंडस्ट्री के साथ में भी हो रहा है पिछले काफी सालों से। जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स हैं, वो गुंडे टाइप के लोग जिनकी नीयत ही खराब रहती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं और वो निकल जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग जो एक बहुत अच्छी, बहुत पवित्र इंडस्ट्री है,
उसमें काम करने वाले लोग कहीं फंस जाते हैं और इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदनाम होती है। तो आज उसी चीज पे हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट डायरेक्ट सेलिंग एंड अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स। और चूंकि ये पूरा का पूरा आयोजन नेटवर्क एक्सप्रेस की तरफ से किया गया है, तो इसकी शुरुआत में सुशील जी मेरे साथ में है, तो सुशील जी इसको थोड़ा ओपन करेंगे, फिर हम इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू सुशील जी। थैंक यू। आवाज आ रही है आपको? यस, थैंक यू सर। सो बेसिकली जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में हमने बात किया था कि इंडस्ट्री के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है राइट फ्रॉम बिगनिंग। अगर कोरोना के बाद स्पेशली ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई है और कम भी हो रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशन ला भी रही है, बट ऐसी कंपनीज जो लगातार हमें हार्म कर रही हैं। अच्छा, हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब हमारी टीम से बड़े लीडर छूट गए। मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, बस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज को, जो इंडियन ओन्ड कंपनीज हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, उसके सबसे बड़े लीडर्स इसके चंगुल में फंस चुके हैं। आई थिंक सर आपको बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा जो मैं नाम बोलना चाह रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट बड़े बड़े लीडर्स, सबसे बड़ी कंपनीज के सबसे बड़े बड़े लीडर्स ये चीज में फंसते चले जा रहे हैं। और कंटिन्यूस बेसिस पे वो उनकी टीम के जो लाखों और 50,000 जो लाखों लोग जो फॉलोअर हैं, उनको कंटिन्यूस लेके जा रहे हैं अपने साथ, उनकी लाइफ खराब हो रही है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स चल रही है, जैसे जो चल रही है उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए, बैन लगाया जाए, इसके ऊपर आई थिंक सबसे पहला मैं बोलूँगा सुरेंद्र सर आप कुछ बोले, फिर फॉलोड बाय जितेंद्र डागर जी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सुहेल जी। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की हमारे देश में शुरुआत 1990s के बाद में मानी जाती है। कुछ विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया, और 2000 के बाद में थोड़ा सीरियसली और कुछ कंपनियां इसमें शामिल हुई। और हमारे यहाँ पे हमारे देश में चूंकि थोड़ा सा एजुकेशन लेवल कम है कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, तो उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स कहें या इलीगल डायरेक्ट सेलिंग कहें, कुछ इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हुई, बहुत तेजी के साथ में डेवलप हुई। और फिर ये प्रॉब्लम सामने आने लग गई 2010 के आसपास में कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, सही क्या है, गलत क्या है। और एक लंबा संघर्ष किया गया एसोसिएशंस के द्वारा, जिसमें सरकार से डिमांड की गई कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए। और मुझे परमात्मा ने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने बड़ी क्लोजली 2011 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया, और हमने डिमांड रखी थी गवर्नमेंट से कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ गाइडलाइन दी जाए। उस समय डायरेक्ट सेलिंग किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, कौन डिपार्टमेंट इसको देखेगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। इवन शुरुआती स्टेज में किशोर वर्मा जी हमारे साथ में बैठे हैं, FDSA के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत क्लोजली हम लोगों ने काम किया। और हमने PIL नहीं कहेंगे, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने सूचनाएं मांगी सरकार से कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक ये मॉडल है, तो ये इंडिया में लीगल है या नहीं है, और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जब RTI लगाई, तो फाइनली सबने हमें गोल गोल घुमा दिया, किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली कि ये हमारी मिनिस्ट्री के तहत आता है। फिर एक इंटरनेशनल कमेटी बनी, और 2016 में 9 सितंबर 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमें दिए, गाइडलाइंस दी, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल गाइडलाइंस 2016 उसको बोलते थे। वो हमारे बीच में आई, थोड़ी क्लैरिटी आई, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो एक गाइडलाइन थी, एक दिशा निर्देश था, कौन उसको मान रहा है नहीं मान रहा है, उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो फिर ये डिमांड जहन में ये आया कि कोई रूल्स होने चाहिए, इसको लेके कोई पर्टिकुलर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उन सब चीज़ों को लेके फिर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के लिए काम किया गया, और 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे सामने आ गए, और ये डायरेक्ट सेलिंग का एक लीगल रिकॉग्निशन एक प्रकार से इंडस्ट्री को मिला 2021 में। हालांकि जब रूल्स आए उस समय भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए, स्पेशली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है वो
नकारात्मक पहलू हर चीज का देखते हैं, तो उन्होंने एक सीरीज में ये बोला कि ये रूल जाने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग्स अब इंडिया में नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए और कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा जब रूल्स हमारे बीच में आए। एक डेफिनेशन थी नेटवर्क ऑफ सेलर्स की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। एसोसिएशंस ने लगातार फॉलोअप किया और फाइनली 21 जून 2023 को वो डेफिनेशन भी हमारे बीच में आ गई नेटवर्क ऑफ सेलर्स की। उसके बाद में हम मान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये रूल्स हमारे पास में है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत कम लोगों ने इन रूल्स को अब तक पढ़ा होगा। जो कहते हैं ना कि मेरी तो एक एक बूंद में डायरेक्ट सेलिंग बहती है, तो वो भी अगर मैं आपको चेक करे होंगे ना, तो उन्होंने मालूम नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या कहते हैं। और जब आपको मालूम ही नहीं कि रूल्स क्या हैं, तो फिर आप क्यों इतना दम भरते हैं कि आपसे बढ़िया कोई डायरेक्ट सेलिंग का हितैषी नहीं है। तो ईमानदारी के साथ हम इनको पढ़ें, इनको देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत एक लर्नर्ड पैनल हमारे बीच में है, उनके पास में जाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं रूल्स की आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अब भी ये जहमत नहीं उठाएंगे कि जाने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे और इसको पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं। इस रूल में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो इसमें पॉइंट नंबर 4 में 12 डॉक्यूमेंट्स सुझाए गए हैं कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट सुझाया गया है रूल नंबर 5C में, जिसमें कंपनी ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसमें ये कहना है कि हम मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत काम नहीं करते हैं। तो टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं। हर कंपनी को अकॉर्डिंग टू रूल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर में ये 13 डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी। और आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, एफिडेविट पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरी कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, लिख के दे रहा हूं, तो एक बार ये चेक कर लीजिए कि क्या आपकी कंपनी ने वो 13 डॉक्यूमेंट्स अप्लाइड वेबसाइट पे अपलोड किए हुए या नहीं है। और नहीं किए हैं तो तुरंत उसको करवाने का प्रयास कीजिए। एक ये छोटा सा पैरामीटर है जो आप चेक कर सकते हैं कि जो चोर कंपनी होगी तो वो नेचुरली नहीं करेगी सारा, उसमें ना कौन एमडी है, उनके क्या एड्रेस है, क्या वो सारी की सारी डिटेल इसमें कहीं ना कहीं मांगी गई है। तो ये जरूर हमारे जहन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, चूंकि किशोर वर्मा जी हमारे बीच में हैं। किशोर वर्मा जी FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, जो 2011 से स्टार्ट हुई थी, और हैदराबाद से हैं किशोर जी। हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्रा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ भी अगर आफत आती है ना, तो पहले वहीं पे आती है। तो उन्होंने बहुत नज़दीक से चीज़ों को झेला है, देखा है और बहुत क्लोजली इंडस्ट्री के लिए काम किया है। तो किशोर सर, वही प्रश्न है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें एक डायरेक्ट सेलिंग जेन्युइन कंपनी को और डिपॉजिटरी, ये जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे UDS। तो इनको कैसे रेगुलेट करें, और एक बर्ड्स एक्ट आया है 2019, वो क्या है और उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके सरकार हमारी जो 11 साल प्रयास के बाद जो कानून दे दिया है, सरकार अपना काम कर दिया है। और सरकार ये भी कहा है, हमारी तरफ से जो करना हमने कर दिया, अब आप लोगों के काम है ये अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक ले जाना, जिसका मौका है आज सुशील जी अपनी नेटवर्क एक्सप्रेस से ये प्रोसेस कर रहा है। मैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ, और इस तरह प्रोग्राम और भी होना चाहिए। मेरा कहना काफ़ी सिंपल है सर। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मतलब, जैसा कानून कहता है, हर कंपनी में साइन अप जो है हम ज्वाइनिंग बोलते हैं, वो फ्री होना चाहिए। ज्वाइन करने में प्रोडक्ट खरीदी कोई मजबूरी नहीं करना चाहिए।
और सब लोग अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक बार प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए हमने कहा तो किसी ने बोला तो मजबूरी में एक बार खरीद सकता, अगर प्रोडक्ट काम कर गया वो अपने आप करेगा बार बार। अब आते हैं, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, किसी को प्रोडक्ट इच्छा होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी भी इच्छा होगा। आप ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी मजबूर नहीं करना, अगर केवल प्रोडक्ट ही चाहिए उसको आप एक प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए। जिसको अपॉर्चुनिटी की इच्छा है उसको आप डायरेक्ट सेलर बनाइए। ये डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी सेल हो रहा है आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, सेल के माध्यम से ही आपका रैंक हो, इनकम हो, कोई भी अचीवमेंट हो देना चाहिए। अगर कोई प्लान में अपनी लोग नीचे टीम की गिनती में हेड काउंट पे दे रहा है, वो गलत काम, वो नहीं होना है। क्योंकि वहाँ पर जब नया रिक्रूटमेंट रुक जाता है, बिजनेस स्टैंड स्टिल हो जाता है, आगे नहीं चलने वाला, वो गलत काम है। और प्रोडक्ट अच्छा है तो भी बार बार खरीदने के लिए बार बार आईडी लेना पड़ता है, वो गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं होना चाहिए। ये एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस में आप जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन के अंतर समझ सकते हैं। थैंक यू किशोर जी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत क्लैरिटी आपने दी। हमारे बीच में स्टैन सैरवो सर हैं, लगभग 24-25 साल से इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने काम किया है और बहुत लर्नड व्यक्ति हैं, किताबें भी लिखी हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, बिजनेस कोच हैं। स्टैन सर, आजकल हमारे यहाँ पे ना क्रिप्टो का बड़ा बोलबाला है और लोगों को बड़ी इनकम फास्ट आती है, लोग इधर उधर हो जाते हैं। क्रिप्टो आज है, कल कोई दूसरी चीज आएगी। जैसे बहरूपिया आता है ना भेस बदल बदल के, तो ये जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम्स हैं, ये भेस बदल के आती हैं, भी क्रिप्टो के रूप में आई हुई हैं। तो अब तक जो फ्रॉड हुए हैं हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, तो वो किस किस रूप में हुए हैं और आगे अगर आए तो उसको कैसे पहचान सकते हैं। मेरी सभी पैनलिस्ट से एक गुजारिश ये है कि टाइम को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, 90 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क एक्सप्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने एक इंडस्ट्री के सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। एंड सुरेंद्र वत्स सर, आपके साथ जो भी पैनल डिस्कशन में रहना एक सौभाग्य है सभी लोगों का। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि जो इलीगल डायरेक्ट सेलिंग के जो भी मॉडल्स हैं वो एक्चुअली एक एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो एक क्राइम है। तो हमको ये तय करना है कि हमको क्राइम का हिस्सा बनना है, नहीं बनना है। अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1990s 95 में इंडिया में आया, तो प्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसे कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स हुआ करते थे। अगर दो तबके की मैं बात करूं, एक था कि जो सेविंग स्कीम्स है उसको इंश्योरेंस के तौर पर बेच के बहुत सारी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग का एक मॉडल यूज करके भी काम किया था। ऑफ कोर्स उसके बाद में रूल्स रेगुलेशंस आ गए एंड स्पेशली IRD आ गया 2000 में, तो वो सेक्टर खत्म हो गया। इंडिया में ऐसा भी एक दौर चला था जहाँ पे प्लांटेशंस या फार्मिंग के ऊपर भी बहुत सारे डिपॉजिट्स लोगों से कलेक्ट किया जाते थे, बट दैट वाज अगेन नॉट अ टिपिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल यूज करके, बट उसमें भी मल्टी लेवल का था मॉडल। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग आ गया 1995 में, आई थिंक बिटवीन 95 एंड 2000 में, आई वुड कॉल इट द फेज 1 ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे मोटिवेशन कम था, एजुकेशन ज़्यादा था, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज़्यादा आई, इंडियन कंपनीज ने भी इंडस्ट्री को सीखा परखा और उन लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा नहीं थे। बट कम 2000, इंटरनेट, बाइनरी स्ट्रक्चर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ये आने के बाद में एक बड़ा लेवल पे एक फाइनेंशियल फ्रॉड्स के या नोशनल प्रोडक्ट्स, मतलब नाम के वास्ते कुछ भी एक प्रोडक्ट्स दे दिए और एक मनी सर्कुलेशन का मैकेनिज्म चलाने वाला एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया। एंड आज लोग कई बार लोग है ना, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और ऐसे वो इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं अनजाने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स, वो जानते हुए भी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, जल्दी से पैसा बनाना है, इसको एक्सप्लॉइट करके कर लेते हैं। तो वी हैड
ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, वर्चुअल प्रोडक्ट्स इन 2001-2 जब भी मैंने एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था इन 99। उसके बाद में आगे हॉलीडे कूपन्स या डिस्काउंट कूपन्स, एक शॉपिंग कूपन, जिसमें कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, जो डिस्काउंट देने वाले थे उसको एक प्रोडक्ट बना के भी लोगों को एक मनी सर्कुलेशन स्टार्ट किए थे। उसके बाद में एक दौर आया जहाँ पर सर्वे स्टार्ट हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने सर्वे स्टार्ट किए, और कुछ करना तो है ही नहीं था भाई, क्लिक करो और आपको एक पैसा मिलेगा। मतलब ये फ्रंट लाइन या स्टोरी बोर्ड जो है, जैसे सर ने कहा, ये जो बहुरूपिया होके वेज बदल के आते थे, लेकिन पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम था। और उसके बाद में हम लोगों ने अभी देखा जो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी, उसमें NFTs हैं, ICOs हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज लोगों को बताते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नॉन होमोजीनियस ग्रुप है। यहाँ पे एक स्टूडेंट भी हो सकता है, फ्रेशर जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक होम मेकर हाउसवाइफ भी हो सकती है, एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो ये नॉन होमोजीनियस ग्रुप में वो वल्नरेबिलिटी को झांक के, एक बार देख के, परख के, पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग। गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स काम किया, सुरेंद्र वत्स जी ने, किशोर जी ने, जो FDSA के माध्यम से RTI वगैरह करके जो भी लीगल हम लोगों ने सुना, लेकिन यही अपना काम स्टॉप नहीं होता है। हमको सेल्फ रेगुलेशन करना जरूरी है। तो हर एक लीडर को अगर ऐसा कोई मौका मिलता है कि भाई ऐसे कोई ऑप्शंस आए हैं, कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो वो टेम्पटेशन को एक लिमिटेशन में रख के, क्या लीगल है क्या इलीगल है, इसको फर्क के आगे जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी है। और इस दिशा में नेटवर्क एक्सप्रेस का जो प्रयास है वो बहुत प्रशंसनीय है। आई थिंक इट्स रियली हाईली अप्रिशिएबल। आई थिंक हमको सेल्फ रेगुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच स्टेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर मीना है, JR मीना जी। मीना सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप भी इस चीज़ से रूबरू होते ही होंगे, एज ए MD रिलेट करते होंगे। बहुत सारे लोग आते भी होंगे, आपकी टीम में भी लोग कि जी आपके यहाँ पे पैसा कम है, बाहर ज़्यादा मिल रहा है। यस सर। तो इश्यूज तो हैं। यस। तो कैसे उनको आप टैकल करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? सबसे पहले तो मैं नेटवर्क एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, ऐसे महान योद्धाओं के साथ बैठने का मौका मिला। और जो 2 फ्रंट लाइन है, ये भी कम योद्धा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए बनती है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस दौर से आगे आ जानी चाहिए कि मैं अच्छा, मेरी कंपनी अच्छी या मेरा टीम अच्छा। अब ये इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। और जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो आपको गर्व महसूस होता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। और मैं इसको सैल्यूट इसलिए करता हूं कि मैं एक नॉर्मल आर्मी मेडिकल कोर के अंदर नौकरी करते करते मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए पार्ट टाइम किया, मजाक टाइप में। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना दिया, पल्सर से सीधा मैंने Audi A3 लिया था डायरेक्ट, कोई बीच में कोई गाड़ी नहीं थी। मतलब मैं इस इंडस्ट्री को अगर क्लियरली समझना चाहूं, मोटिवेशन हमारे अंदर बहुत है। यस या नो? डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कौन बता सकता है आप में से? डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कोई भी, एनीवन? ओके। और मेरे को 90 सेकंड मिले, 30 सेकंड आपको दे रखा है। ग्रेट। क्लियरली 2016 की गाइडलाइन में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडिंग एज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क अदर देन ए प्राइमरी स्कीम। अगर आप उस डेफिनेशन को भी दिमाग में डाल करके मार्केट में जाते, 90% कंपनियां फेल हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। गुड्स एंड सर्विस दोनों पे टैक्स लगेगा, दोनों पे GST का बिल देना पड़ेगा। GST बिल देते ही नहीं है लोग। आप GST का बिल तो मांगिए। विवेक बिंद्रा जी अगर बात करते हैं, बजाज साहब अगर बात करते हैं, तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और बात करने का भी 18% GST सरकार को ये देंगे। यस या नो? तो जो ये चिंदी चोर कंपनियां ही बोलूंगा मैं, जो मनी रोटेशन के माध्यम से आ रही हैं, क्रिप्टो के माध्यम से आ रही हैं, कॉइन्स के माध्यम से आ रही हैं, नए नए नाम लेकर के आते हैं, उनसे एक बार डेफिनेशन पूछ लो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रिप्टो। लेकिन उससे पहले आपको अपनी डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये अवेयरनेस जब आपके अंदर होगी, और ये सिर्फ एक कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, एक पैनल की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो फ्रंट लाइन की डायरेक्ट सेलर्स है, जो टॉप लीडर्स है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डायरेक्ट सेलर को एक अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी अपने आप पर करेगी, जो 15 पैरामीटर्स दिए कंपनी अपना फॉलो करेगी, लेकिन व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स। अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम है, जहां पे चाहे वो सर्वे के नाम पे आए, चाहे वो आपके क्लिक के नाम पे आए, चाहे वो वीडियो देखने के नाम पे आए,
चाहे वो आपके अलग अलग रूप में आएंगे। नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कोई लेके आती है, ये ऐसे बहरूपी है, उसी नाम से प्लान लॉन्च कर देते हैं, अपन को समझ में भी नहीं आता। यस या नो? ब्लॉकचेन, स्टार्टअप, मनी रोटेशन, डिजिटल क्रांति। अब डिजिटल इंडिया, अभी आप फिजिकल का क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट बेस तो गई। यस या नो? आपको अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और ये डेफिनेशन में क्लियरली है। और शायद अगर आपने सीपीए एक्ट 2021 पढ़ लिया तो आप सिर्फ डायरेक्ट सेलर नहीं बन जाओगे, इस इंडस्ट्री के प्रोफेसर बन जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। एक बार नहीं, 9 बार कम से कम आप पढ़िए। थैंक यू मीना जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे पास में जितेंद्र डागर जी हैं, बहुत लर्नर्ड व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत शानदार स्पीकर हैं। टाइम 90 सेकंड ही है डागर साहब। नॉलेज बहुत है डागर जी के पास में। जो ये नया एक्ट आया, बहुत कम लोग समझते हैं, पढ़ते कम हैं। डागर जी बहुत हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। जो बर्ड्स एक्ट है डागर जी, ये कैसे एक डायरेक्ट सेलर की हेल्प कर सकता है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। और टाइम 90 सेकंड है, तो इसलिए उसी थैंक यू में सबका थैंक यू। 90 सेकंड्स में मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, बर्ड्स एक्ट अपने आप में अपना नाम बता देता, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम्स। भारत सरकार ने क्लियर एक लाइन में बोल दिया है, जो भी व्यक्ति पैसा वापसी लौटाने के नाम पे आपसे पैसा ले रहा है, वो अब से इस देश में बैन है। प्रॉब्लम क्या थी कि कभी क्रिप्टो के नाम पे, कभी कूपन के नाम पे, कभी सर्वे के नाम पे किए जाते थे कि ये बैन है या नहीं है, ये बैन है या नहीं है। तो इस बार भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उस एक्ट में ये बता दिया कि 8 ही प्रकार की संस्थाएं जो हैं डिपॉजिट ले सकती हैं, जो सेबी रेगुलेटेड है, बैंक रेगुलेटेड है, बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट रिलेटेड है। उसके अलावा किसी भी नाम पे डिपॉजिट लिया जा रहा है, वो इस देश में नीतिगत बैन है। जैसे ड्रग बैन है, ऐसे ही वो स्कीम्स बैन है। बात यह है कि अभी हमारा इनिशिएटिव उतना नहीं है, पावर इतनी है कि अगर किसी कंपनी का सेमिनार हो रहा है जो डिपॉजिट ले रही है, अगर आप ढंग से ईमेल ड्राफ्ट करके जिम्मेदारी लेके अगर गवर्नमेंट को डाल दें, तो वहां के अथॉरिटी का, लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाके उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, वो सेमिनार रोकना पड़ेगा, ये सुई मोटो एक्शन हो सकता है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना है कि बर्ड्स एक्ट के तहत ये जो सेमिनार, ये जो मीटिंग चल रही है, इसमें डिपॉजिट लेने देने की बात हो रही है और इतना एविडेंसेस मोर देन इनफ है। जी, स्टैन स्टेरो साहब ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, सेल्फ रेगुलेशन इज द थिंग। जीआर मीना साहब से मैं सहमत नहीं हूं। इन्होंने बोला चिंदी चोर कंपनी। चिंदी चोर क्यों है? बड़ी चोर कंपनी है। चिंदी चोर क्यों बोल रहे हैं? बड़े चोर हैं, ठग है। चिंदी चोर क्यों बोल रहा है? चिंदी चोर तो छोटे मोटे, ये बड़े ठग हैं। सेल्फ रेगुलेशन इज द बिगेस्ट थिंग। देखिए, इंडस्ट्री आपकी, देश आपका, लोग आपके, जिम्मेदारी भी आप। बजाज साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कर रहे थे, काम करो काम करो। मेरे से अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम पूछो, मैं उन्हीं की भाषा में आधी लाइन में जवाब देता हूं। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो तरीका, जो टेक्नोलॉजी आम आदमी को यह सपना दिखा रही है कि तुम बिना कुछ किए कमा सकते हो, वो सब फ्रॉड है, सभी कुछ फ्रॉड है। हम ये जितना वत्स साहब ने कहा, हम भी भोग के चले जाएंगे। क्रांतिवीर हमने भी देखी है, फिर नाना पाटेकर की तरफ जाओगे, सो जाओगे, काम होगा। हम लीडरशिप ट्रेनिंग देखते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में क्या, ईमानदारी से बताइए, किसी भी नेटवर्कर ने, किसी भी कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई है कि आधा घंटा मैं कम से कम एक्ट को बताऊंगा, लॉ को बताऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा। हम सिर्फ सेल्स सिखाते हैं, सेल्स करवाते हैं। वो टीम जब टूट जाती है फिर पछताते हैं। अगर हम आधा घंटा अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में सिर्फ ये जो पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे सीख के उसको लगाना चालू कर दें, तो मैं एक बात बता देता हूं जो मेरा अनुभव, और लास्ट बात है वत्सा, मैं खत्म कर रहा हूं। फ्रॉड प्राकृतिक है। सांप फ्रॉड करते हैं, चूहे के बिल कब जाते हैं। कोयल फ्रॉड करती है, दूसरों का घोंसला कब जाती है। और अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम फ्रॉड करेगी तो प्रोडक्ट बेस वालों के नेटवर्क के बिना नहीं कर सकती। और यह फ्रॉड तभी हो पाता है जब एक प्रोडक्ट बेस जेन्युइन लीडर, जब तक कोई कंपनी आगे उसके नेटवर्क को तोड़ नहीं देती, उससे पहले यह इनिशिएटिव नहीं लेता कि मैं अपनी टीमों को एजुकेट कर दूं। जब टूटना चालू करता तब एजुकेशन का बैग लेके भागता है। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, देवगुरु बृहस्पति बनिए, असुर गुरु शुक्राचार्य मत बनिए कि जब सारे असुर मरने लगे तब संजीवनी बूटी लेके भागो। फिर वत्स साहब को बुलाओ, सर बताओ इनको कि क्यों नहीं जाना चाहिए। पहले एजुकेट कर दो, वो देवता देवता बने रहेंगे।
असुर बनने के बाद कोई संजीवनी बूटी नहीं है, शुक्राचार्य नहीं है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक यू सो मच डागर साहब। इसी को बोलते हैं गागर में सागर भरना। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, एक डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं आप, जो ट्रू डायरेक्ट सेलिंग है वो आपसे पैसा लेगी और प्रोडक्ट दे देगी और डील वहीं पे खत्म। और जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है वो आपसे पैसा लेगी, शायद प्रोडक्ट भी दे दे दिखावे के नाम पे, लेकिन डील खत्म नहीं होती। वहां पे डील जारी रहती है कि हम आपको हर महीने इतना दे देंगे, 1 साल में इतना दे देंगे, 2 साल में इतना दे देंगे। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है उसको चेक करने का, जहां लेन देन उसी समय खत्म तो इसका मतलब चीजें सही हैं, और जहां आगे का प्रॉमिस किया जा रहा है उसका मतलब दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। हमारे बीच में तारा प्रकाश तिवारी जी बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते थे डायरेक्ट सेलिंग में, फिर लगा कि यार हम भी शुरू कर लेते हैं अपना, तो क्यों पंगे में पड़ गए तिवारी जी। और यहाँ तो पहले ही पड़े हुए लोग हैं। मैंने बड़ी नज़दीकली लोगों को देखा है एक्चुअली। 2011-12 में जब टफ सिचुएशन थी हैदराबाद में, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली कंपनियां थी ना, वो कह रहे थे यार निकाल दो, इसमें से निकले कैसे। लेकिन अभी स्थितियां बदल गई हैं 2016 के बाद में। तो तिवारी सर, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं, बड़ी नज़दीक से चीज़ों को आपने देखा है। जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग के पैरामीटर्स क्या हैं? अगर एक व्यक्ति ने कुछ करना है, वो कहीं काम कर रहा है, तो वो लगे कि यार मैं सही जगह हूँ या ये कंपनी सही है, तो पैरामीटर्स क्या हैं सही कंपनी? थैंक यू साहब, बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग का पंगा क्यों ले लिया? क्योंकि सर मेरी लाइफ की जर्नी एक तरीके से, मेरा करियर भी एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शुरू हुआ, और पहले ही साल में 10 लाख से ज़्यादा पे आउट मैंने अचीव किया। बाद में कुछ चीज़ों की वजह से मैं राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़ा और सारी में स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा बना, और फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी भी ज़्यादा दिन तक है ना, मैरिज हो भी जाए तो पहला प्यार आपको हमेशा याद रहता है। तो वैसा नहीं, मैं मेरे लिए नहीं करा तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है सर, मैं 100 से ज़्यादा 111 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना चुका हूँ, लगभग 47 के लिए फिलहाल बना रहा हूँ, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, अमेरिकन बेस्ड कंपनीज भी हैं, जिनके लिए प्रोडक्ट फिलहाल बना रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने ज़्यादातर मेरी लाइफ में, मेरे को लगता है कि 150 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं मिला, और आज भी मिलता ही रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने सिखाई, और मैं बहुत सारी चीज़ें सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों से मैं सीखा। और पिछले 2.5 साल में मैं जो देख पाया हूँ, हम जो फाइनेंशियल इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, वो तो सब चोर है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जानेगी उसके बारे में क्या करना है, आप बड़े बड़े लोग जानेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि किसी की बीवी अगर उसको छोड़ के जा रही है या एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर्स कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रिलेशन में है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लीडर कंपनीज को छोड़ रहे हैं, अपनी कंपनीज को छोड़ रहे हैं, एक छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं, चौथे में जा रहे हैं, और 5वीं में क्रिप्टो में जा रहे हैं, किसी और में जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं बना रहे। जहां तक मुझे लगता है, मैं राइट, पैसा बहुत कम लोग बना रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे हैं वही जा रहे हैं, जो पैसा बना रहे हैं जनरली वो नहीं जाते। और पैसा नहीं बनाने का रीजन है, जैसे सर ने कहा कि मेरे ब्लड में सेल्स है, तो सेल्स ही नहीं है, लोग सेल्स ही नहीं करना चाहते हैं, सेल्स की स्किल्स नहीं सीखना चाहते हैं, नॉलेज नहीं लेना चाहते, बहुत सारी चीजें हैं। तो कंपनीज क्या कर रही है, आज बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी, या मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी में जो चीज़ें होनी चाहिए कहीं ना कहीं मिसिंग है। वहाँ पे कई लोग मंथली, मतलब डेली बेसिस पे प्लान चल रहे हैं, डेली बेसिस पे पे आउट हो रहा है, आई डोंट नो। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि डेली आप कैसे पे आउट कर रहे हैं, वीकली कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स इसमें आ रहे हैं आज वाले, जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। लोग पैसा दे के लीडर्स को खरीद रहे हैं। मेरे पास तो बिकने के लिए लोग जाते हैं, मैं तो इस सेमिनार हॉल में बैठे 4-5 लोगों के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन लोग बिकने के लिए आते हैं, है ना, वॉलंटरी, कि सर मेरे को 12 लाख रुपए वहाँ दे रहे थे, लेकिन अगर मैंने सुना आपका नाम 15-20 लाख अगर देते हैं तो मेरी टीम के साथ आता हूँ। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ लोगों को, मेरे वीडियोस आप देखिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों बिक रहे हैं भाई, ऐसा क्या हो गया है इस इंडस्ट्री में? तो मैं समझता हूँ सर कि इस इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देने के लिए हमें एक कंपनीज के लिए भी एक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए। आप जैसे लोगों को हमको सिखाना चाहिए कि यार हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हो रही है, क्यों लोग बिक रहे हैं, क्यों कंपनियां खरीद रही है। और अनफॉर्चुनेटली सर, मैं कम से कम 4-5 छोटी छोटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के एमडीज को जानता हूँ जो अभी कंपनी बंद करके क्रिप्टो कर रहे हैं।
राइट। तो लीडर्स की बात नहीं है, यहाँ तो कंपनियां बंद हो रही है, कंपनियां क्रिप्टो में जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो हमें समझना पड़ेगा हमारे इथिक्स को, हमारे वैल्यूज को। सबसे ज्यादा इथिक्स की कभी मुझे नजर आती है, मैं तो अभी नया बच्चा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, वैसे इस इंडस्ट्री में काफी समय से हूँ, लेकिन इथिक्स के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां भयानक अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, प्रोडक्ट बेस ही कर रही हैं। तो फिर जब हमारे घर में प्रॉब्लम है तो हमारी बीवी बाजू में देखेगी सर, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम अगर सुधर जाएंगे तो हम क्रिप्टो में जाने से रोक पाएंगे, या जो अनरेगुलाइज जो चीजें उसमें जाने से रोक पाएंगे, अगर हम अपने आप को बेटर कर लें। सर मैं यही मानता हूँ। थैंक यू सो मच तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुशील जी के हम फाइनल कमेंट्स लेंगे, लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क्स सुशील जी से लेंगे। कमल नारायण साहू हैं, बहुत यंग और बहुत एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। हेलो कमल सर, तिवारी जी ने बताया कि सही कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे उसको पहचाने, तो गलत कंपनी को कैसे पहचाने? सबसे पहले सुरेंद्र सर के चरणों में नमन, और सौभाग्य जो हमें मिला है एक्सप्रेस नेटवर्क एक्सप्रेस के फाउंडर्स ने, धन्यवाद। सभी प्रबुद्ध जन, आप सभी इस सामूहिक समारोह में शामिल हुए, क्योंकि वाकई दीपक सर बता रहे थे कि मुश्किल होता है सारे एमडीज को एक वो में लेके आना। और एक दीपक सर के लिए जोरदार ताली जो जय डायरेक्ट सेलिंग बोले। सर दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा अपने व्यू के अकॉर्डिंग। सुरेंद्र सर ने कहा, और 90 सेकंड का टाइमलाइन है, कि देखिए इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि गलत कंपनी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस, है ना। हमारे गीता जी में एक चीज़ कहा गया है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 में, कि त्रिविधम नरक्षेदम द्वारम। आत्म जो हमारा सम्मान है, एक पुरुष है जो गलत रास्ते अपनाते हैं, उसके 3 तरीके होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। व्यवसाय का पहला नियम यह है कि देना। व्यवसाय का पहला नियम देना है, लेना नहीं है। जब भी आपको व्यवसाय में लोभ देकर लाया जाए, समझ लो वही गलत कंपनी है, क्योंकि वहां पे लोभ है, और लोभ पाप है। सीधी सी बात है, पाप घुसने का एक रास्ता है एक अच्छे मनुष्य के जीवन में। तो सबसे पहले आज जनरेशन क्या है, ट्रेंड क्या है, हर कोई व्यक्ति बोलता है आईटी का दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, एडवांस हो गया, एआई हो गया। भाई लूट यहीं से तो घुसेगा, प्रोडक्ट और सर्विस की बात ही नहीं होगी फिर। और जहां प्रोडक्ट और सर्विस की बात हो जाएगी, टेक्नोलॉजी केवल सपोर्ट रहेगा, वहां नीचे बैठ के प्रणाम साहब कहेगा। सो गलत कंपनी की एक ही चीज है, उसका प्रेजेंटेशन सीधा सीधा आपको दुगना तिगना चौगुना रहेगा सर। प्रोडक्ट सर्विस तो रहेगा ही नहीं, ये मेरा व्यू है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सुरेंद्र। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपने बिल्कुल टाइम का ध्यान रखा प्रॉपर। हमारे बीच में देवानंद यादव जी हैं, यंग डायनेमिक, बहुत जोश खरोश के साथ में काम कर रहे हैं। देवानंद जी कैसे डिफरेंशिएट करें? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और बिजनेस एक्सप्रेस नेटवर्क एक्सप्रेस का धन्यवाद जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। सबसे जो बड़ी समस्या है सर, कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बताने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये बताने जा रहे हैं लोगों को कि तुमको जल्दी अमीर बनने का हम स्कीम बताने आए हैं। लोगों को सबसे पहले अभी साहू सर ने एक बात बोली कि ये बिजनेस है, जैसे दुनिया में और बिजनेसेस होते हैं, और बिजनेस को बिल्ड करना होता है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो देखते हैं सर कि कौन सा काम आसानी से हो जाए, लोग ये नहीं देखते कि कौन सा काम सही है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा काम आसानी से हो जाए, हमें देखना है सही कौन सा है। भाई अगर लोगों को बिजनेस करना हो तो आसानी से गांजा बेचने का बिजनेस हो सकता है, शराब बेचने का बिजनेस हो सकता है, और पहले दिन से पैसा आएगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होगा। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जिस बिजनेस पे आप पैसा लगाए, खून पसीना लगाए, जिस दिन सरकार को उसके बारे में पता चलेगा, नहीं पता चलेगा आप ऑडी BMW हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में ले लेंगे, नहीं पता चलेगा आप गांव में सबसे तेजी से अमीर बन जाएंगे, शहर में सबसे तेजी से अमीर बन जाएंगे, आपके ठाठ होंगे। जिस दिन पता चलेगा, सीधा उसका एक ही पता है कि आपका उस दिन के बाद कोई पता लगने वाला नहीं है। आप ये समझिए, मैं हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप सीरियसली एक ऐसा बिजनेस शुरू किए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक आपके परिवार को सिक्योर करने वाला है। तो आप आसानी से हो जाए करके कोई ऐसा रास्ता मत चुनिए कि जिस दिन सरकार को पता चलेगा, आपके मम्मी, आपके पापा लोगों को पूरे समाज की जिल्लत झेलनी पड़ेगी। तो मैं इतना कहूंगा सर
कि जैसे अभी साहू सर बोले और आप सब बोल रहे हैं कि जहां पर सही हो, गलत कंपनी इतनी आ रही सर, कई कंपनी आती है कि आप पैसा दो उससे बकरी खरीदेंगे, बकरी साल में 4 बच्चे देगी, 2 बच्चे का पैसा तुम्हारा, 2 बच्चे का हमारा। कई कंपनी आ रही सर, मैंने देखा सुअर खरीदेंगे आपके पैसे का, सुअर 1 साल में 12 बच्चे देगी, यानी 12 गुना पैसा होगा, 6 गुना आपका। और सुनने में जेन्युइन भी लगता है, सच में 12 बच्चे देगी तो 6 को बेच के 6 गुना पैसा होगा। तो आप ना ये मत सोचिए भाई वो जो सुअर हम खरीदे वो मर भी सकती है, आप ये मान लीजिए। तो जो चीज आसान लगे वो मत करिए, बिजनेस कभी आसान नहीं होता। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देवानंद यादव जी ने बहुत सही तरीके से और सीधी भाषा में हमें बताया। हमारे बाज में बहुत एक्सपीरियंस्ड मिथुन साधु खान सर हैं। सर कैसे डिफरेंशिएट करें? थैंक यू सर। प्लीज। एक्चुअली एज ए मैनेजमेंट पार्ट मेरा एकदम शुरुआत है, लेकिन 20 साल में इंडस्ट्री में रहा और नेटवर्किंग इंडस्ट्री मेरे एक बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा। इस साल मर्सिडीज ले रहा हूँ तो अगले साल BMW ले रहा हूँ, ये देखा मैंने। बट आई वॉज बिलोंग टू बंगाल और ये जितना भी चीट फंड मनी मार्केट का इतना कहानी हर गली गली में वहाँ पे देखने को मिला। ऑनेस्टली देखो, 2 तरह का मैंने मैकेनिज्म देखा। एक होता है जो इन्वेस्टमेंट को पैसा घुमा के होता है, सीधी सी अगर नॉन वर्किंग है, यानी आप थोड़ा सा अगर नॉलेज रखते हैं कोई भी, क्योंकि ऊपर का लीडर को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि दे आर बिग क्या, वो लोगों को लालची बहुत लालच होता है, उन लोगों का एथिक्स कुछ होता नहीं है। मैं कहूंगा नए पीढ़ी के लिए इतना सा मैथमेटिक्स आप लोग को आना चाहिए, जो पैसे देने के बाद जो भी मिलता है, क्योंकि सामान की आड़ में भी कई पैसा घुमाने का जरिया होता है। सिर्फ कैलकुलेशन लीजिए, मैं जो दे रहा हूं उससे ज्यादा की वापस आने का कोई कमिटमेंट है तो दैट इज मनी सर्कुलेशन। और एक तरह जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में होता है, सिर्फ इतना कैलकुलेशन लगा लीजिए, अगर पूरे सिस्टम में एक भी ज्वाइनिंग नहीं होता है पूरे महीने में, फिर भी कोई कमिटमेंट है क्या पैसे आने का? तो ये दोनों चीजों से जरूर आप लोग बच के रहिए। और डेफिनेटली मेरा अपना जो सोच समझ है ये से आता जाएगा। आज ये मुंबई नौकरी जो फिल्म स्टार को लिए है, बट ब्लू फिल्म से भी पैसा कमाता है और बढ़िया सक्सेसफुल फिल्म होता है। हम किसको देख के एक्टिंग में मोटिवेट होंगे वो अपना चॉइस है। आज इंडियन इंडस्ट्री में ऐसे कंपनीज है जो कुछ 1000 करोड़ में खेल रहे हैं। 50 साल 60 साल का इंडस्ट्री है। एमएनसी कंपनीज जो है, कई सारे इंडियंस कंपनी है जो 1000 करोड़ में खेल रहे हैं। ऐसे कई इंडियन कंपनी है जो पिछले 10-12 साल से कई 100 करोड़ में आज पहुंच चुके हैं। तो व्हाट शुड बी आवर रोल मॉडल? हम उन लोगों की तरफ फोकस करें जो लोग शायद ये क्लैरिटी नहीं दे रहा है अगले साल रहेगा क्या नहीं, या जो ट्रेंड, जो साइंस, जो लॉजिक, जो सिस्टम कई सालों से चलते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव सो दैट, और विदाउट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए, जो सही में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट के साथ अपना एक एहसास जुड़ सकते हैं, अपने एक प्राउड फीलिंग्स जुड़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ही जरिया है उस कंपनी को पहचान बनाने में मार्केट में। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इसको जरूर देखना है, और डेफिनेटली थोड़ा सा नॉलेज लॉ के बारे में रखना है, क्योंकि इसमें भी आगे गवर्नमेंट कई सारे जो डिस्कशन पैनल डिस्कस में आपने सुनने को मिले, बहुत जल्दी ऐसे कुछ स्टेज में हम लोग आएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ये वक्त हम लोगों को थोड़ा सीरियसली देखना है, जाके आपका जो सपना ना टूटे, क्योंकि इस तरह कौन चॉइस जो है ना, सपना टूटने से ज्यादा टेंशन है, नींद छूट जाता है। सो इसमें जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको रोल मॉडल देखने पड़ेंगे और उन जैसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत बार क्या रहता है कि कोई कंपनी आती है, वो कुछ उल्टा पुल्टा ऑफर दे रही है, काम कर रही है, तो हमें लगता है यार हम भी इसी को अडॉप्ट कर लें, हमें उसका भविष्य नहीं मालूम क्या होने वाला है, हम वैसा कर लेते हैं। सुशील जी के पास में जा रहे हैं, डिस्कशन थोड़ा हैवी हो गया, तो ऑन लाइटर मोड एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, जो इससे रिलेट करती है। गांव में एक किसान था और उसकी भैंस बीमार हो गई, तो वो किसी दूसरे के पास में गया, उसकी भैंस बीमार थी कुछ दिन पहले, तो बोले यार मेरी भैंस बीमार हो गई है, तो तू बता क्या देना चाहिए। तो उसने बोला कि यार तू है ना सरसों के तेल की 2 बड़ी बड़ी नाल उसको पिला दे। तो वो गया, जाके उसने सरसों की 2 नाल भरी और वो भैंस को पिला दी, और वो पीने के बाद में भैंस मर गई। तो वो फिर वापस गया उसके पास में, बोले यार तूने बोला था मैंने पिला दी और मेरी भैंस तो मर गई। तो बोले मेरी कहाँ बची थी, मेरी भी तो मर गई थी।
तो बोले ये तूने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ था। तो ये जो ऐसी कंपनियां आती हैं ना, उनका क्या होना हमें मालूम नहीं होता है। उसके चक्कर में हम अपनी चलती चलाई चीज को गड़बड़ करके और हम लोग बाहर निकल जाते हैं। सरसों का तेल कितना पिलाना है, कब पिलाना है, वो इम्पोर्टेंट है देखना। और नेटवर्क एक्सप्रेस उस मुहिम में काम कर रही है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना गया पैनल डिस्कशन का, और डेफिनेटली इससे आप लोगों को लाभ हुआ होगा और उन सब लोगों को लाभ होगा जो बाद में सोशल मीडिया पे इसको देखेंगे। सुशील जी को मैं मौका दे रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच, आभार के बीच में, कि उन्होंने आयोजन करवाया। सो एक क्लोजिंग रिमार्क है मेरा। आई थिंक डॉक्टर सर ने जो बात किया, तो सबसे पहला उसमें इम्पोर्टेंट है नॉलेज। क्या आपको आपके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है एक्ट के बारे में? जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से सब लोग ने बात किया कि नॉलेज, राइट, क्या सिखाया जाता है। तो नॉलेज के बारे में मेरा बहुत फेमस डायलॉग है। मैंने उस दिन मीटिंग में भी सेम चीज़ बोला था, आज भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा। देखिए, नॉलेज से सब कुछ आता है, ठीक है, मानते हैं कि नहीं? अल्टीमेटली गोल क्या है लाइफ में? सुख रहना, सुखी रहना, राइट। इसके अलावा और कोई गोल है आपका? हर चीज का मतलब है सुखी रहे, राइट। विद्या से विनय आता है, राइट। विनय, नम्रता आती है आपको, राइट। आपको डायरेक्ट सेलिंग एक्ट भी आएगा, बट्स एक्ट भी आएगा, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है ये भी आएगा, अगर आपके पास विद्या है तो। और विनय से ना आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, पात्रता बढ़ती है, राइट। विद्या से आपकी विनय आए, विनय से आपकी पात्रता आती है, और जब पात्रता होती है, आप कैपेबल होते हैं ना, ऑटोमेटिकली धन आता है, राइट। और हर सुखी इंसान का क्या है सबसे बड़ा चीज? धन है तो सुख है, राइट। तो विद्या हर चीज से रिलेटेड है। आई थिंक मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, राइट फ्रॉम एवरीवन, सारे पैनलिस्ट, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज आपने जिस बात पे फोकस डाला है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम, कैसे बचा जाए, इन स्कैमर से, फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इस पे बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने प्रकाश डाला है और बातें किया है। और ओवर टू यू सर, क्लोजिंग रिमार्क आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूं, तो जो सुशील जी ने बोला उसको संस्कृत में हम कह सकते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयात आति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो शुरुआत सारी विद्या से होती है, नॉलेज से होती है, और फिर आप अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पैनल डिस्कशन में कोई दूसरा भी एक फैंसी सा भी सब्जेक्ट रखा जा सकता था, जिसमें आपको शायद नॉलेज नहीं मिलती लेकिन मजा बहुत आता। लेकिन जिंदगी में मजे को ज्यादा महत्व मत दीजिए, ज्ञान को ज्यादा महत्व देंगे तो फिर आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अच्छा करते चले जाएंगे। तो वैसे ही एक सब्जेक्ट यहाँ पे चुना गया, इसको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क एक्सप्रेस टीम चूंकि सोशली बहुत साउंड है और इसलिए इतने सारे लोग और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, दे आर मास्टर इन इट। तो ये जैसे ही आपके पास में पहुंचेगा, इसको लोगों तक पहुंचाइए, एक सही इन्फॉर्मेशन ताकि जाए। अवेयरनेस एक्चुअली हमें पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में हर रोज सैकड़ों लोगों की जेब कटती है, मानते हैं आप? कुछ लोग कहेंगे जी सैकड़ों की तो कम बताया, हजारों की कटती है। क्या आपको लगता है कि जिसकी एक बार कटी होगी अगली बार भी उसकी कटती होगी? उसकी नहीं कटती होगी, वो समझ जाता है देख के कहां पैसा रखना, कहां से निकला है ना। तो किनकी कटती है? फिर भी हर रोज कट रही है, क्योंकि दिल्ली में, बॉम्बे, इन शहरों में हर रोज लाखों लोग नए आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा। गांव में तो ऐसे ही घूमते थे वो, जब यहाँ पे पहली बार आए तो उनकी कट जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जो व्यक्ति पुराना है, संभावनाएं कम है कि वो कहीं फंसेगा, किसी स्कीम में फंसेगा। कौन फंसेगा? जो नया आया है, जिसको ये मालूम है बस कि यहाँ पे, जैसे लोग बॉम्बे में आते हैं ना कि वहाँ हीरो बनते हैं। अमिताभ बच्चन भी ऐसे ट्रेन पकड़ के गया था, शाहरुख खान भी ऐसे गया था, मैं भी कुछ करूंगा। तो जो लोग ओडी देखते हैं, मर्सिडीज देखते हैं, वो आते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि किस प्रकार का फ्रॉड और किस प्रकार की चीजें हैं। तो हमें, चूंकि हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने आप को इंडस्ट्री के, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अवेयरनेस पैदा करें, हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में हम लोग वो लोगों को बताएं और इस प्रकार के पैनल डिस्कशन की डिटेल जानकारी लोगों को दें, तो हम इंडस्ट्री को सुदृढ़ कर सकते हैं। और फिर ऐसा रहेगा, जो चोर चोरी करके जाएगा ना, डबल रोल वाला,
तो उसको वहीं पे पकड़ा जाएगा और शरीफ जो है हमेशा बच जाएगा और उसको वाहवाही मिलेगी। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, आपने समय की गरिमा में रहते हुए बातचीत रखी। थैंक यू एवरीवन।